हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रनी। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की चैप्टर 2 जो फेडरलिज्म है। पिछला वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था जो चैप्टर फर्स्ट था क्लास 10 पॉलिटी का। देखो, पॉलिटी में ना हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है और वैसे ही बिल्कुल हम रिलेट करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल एक पावर शेयरिंग अलग चैप्टर है, फेडरलिज्म एक अलग चैप्टर है तो बिल्कुल आइसोलेट करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं और रिलेटेड है, तो ठीक हम वैसे ही रिलेटेड ही पढ़ेंगे। यानी इन दोनों का क्या कनेक्शन है, एक चैप्टर का दूसरे से, दूसरे चैप्टर का तीसरे से, इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ा था। जब हमने पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने दो नेशंस की बात करी थी। एक नेशन क्या था? एक बेल्जियम था और एक श्रीलंका था। इन दोनों की पॉलिटिकल सिनेरियो पे हमने देखा था और उसके बाद किस तरह से वहाँ पे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, किस तरह से संविधान बनाए जाते हैं, ये सारी चीज हमने देखे थे। बेल्जियम में एथनिसिटी बहुत ज्यादा थी, यहाँ पर एथनिसिटी ज्यादा थी, और श्रीलंका में भी थी बट इतनी नहीं थी जितनी बेल्जियम में थी। यहाँ पर मेजोरिटी जो थे सिन्हला बोलने वाले लोग थे। ठीक है। बेल्जियम में कौन सी पॉलिसी अपनाई गई थी? एकोमोडेशन की। और श्रीलंका में कौन सी पॉलिसी अपनाई गई थी? यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म की। मेजोरिटेरियनिज्म इसलिए अपनाई गई कि वहां पे मेजोरिटी वाले लोग सिन्हला वाले लोग थे, जो सिन्हला बोलते थे, तो इसलिए वहां की सरकार ने बोला कि मेजोरिटी जिसकी है उसी की सरकार रहेगी और वही सुपेरियर होंगे। बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम में सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया और एकोमोडेशन की पॉलिसी अपनाई गई। एकोमोडेशन की पॉलिसी मतलब बोला गया कि सबको इक्वल राइट मिलेंगे, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वेदर हु इज माइनर इन माइनर और हु इज इन मेजर। ऐसा नहीं कि जो वहां पे फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उनको ज्यादा मिल जाएगी, डच वाले को नहीं, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और ये चीज ना, जो बेल्जियम की कहानी थी और बेल्जियम में जिस तरह से चीज को हैंडल किया गया और एकोमोडेशन की पॉलिसी अपनाई गई, वो रिड्यूस करता है पावर को। किसका पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट का। रिड्यूस टू द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, बहुत जगह ऐसा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज्यादा है, जिसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है, कई जगह स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, तो एक होता है ना, तानाशाही वाली सिस्टम हो जाती है। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इवन अर्लियर, और यहाँ पर ना रीजनल गवर्नमेंट पहले भी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रीजनल गवर्नमेंट बाद में डेवलप हुआ और बाद में बना। ये रीजनल गवर्नमेंट पहले भी एग्जिस्ट करती थी बेल्जियम में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहले फेडरलिज्म के बारे में जानते हैं। देखो, इससे पहले हम इसका मीनिंग क्या होता है वो जाने, पहले देखते हैं कि ये कहाँ से डिराइव हुआ था। तो देखो, ये फेडरलिज्म जो वर्ड है ना, ये एक फिडस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी। ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट, ये एक लैटिन वर्ड है। फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का। किसका? गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें पावर जो है ना डिवाइड होता है, सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। फेडरलिज्म बेसिकली सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो कि कह सकते हैं आप एक एग्रीमेंट से बनता है या फिर ट्रीटी से बनता है, क्योंकि फिडस वर्ड का ही मतलब होता है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। देखो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ये कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, हाईएस्ट अथॉरिटी इसको माना जाता है। और ये क्या है ना, अपने पावर को इसको दे रही है। सपोज दैट इसकी एक यूनिट है, ये इसको दे रही है, एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, इसको दे रही है।
तो पावर ये क्या कर रही है, सपोज दैट ये सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है, स्पेशली इसको गवर्नमेंट ही अगर बोले तो ये पावर को शेयर कर रही है। तो ये एक सिस्टम है बेसिकली, और इस सिस्टम को पावर शेयर करने के अलग अलग लेवल पे अलग अलग यूनिट्स को देना, इसी को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। यूजुअली 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लगभग 2 ही लेवल की गवर्नमेंट देखी जाती है जनरली हर एक कंट्री में, लेकिन इंडिया इसमें 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट है। देखो ये लेवल को ना हम कई बार टीयर भी बोलते हैं, TIER भी बोलते हैं इसको। देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर कि एक सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पावर इस तरह से डिवाइड हुआ। अब देखो इंडिया में क्या है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद भी रीजनल गवर्नमेंट है, जिसको लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं या फिर पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, और शहरों में इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, ठीक है, नगर निगम। तो इस तरह से गवर्नमेंट के जो लेवल है और ये जो सिस्टम है, गवर्नमेंट को अलग अलग यूनिट में बांटना और सबको पावर देना, ये फेडरलिज्म कहलाता है। अगर वन वर्ड में डिफाइन करें इसको तो कैसे लिख सकते हैं, फेडरलिज्म इज नथिंग बट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज divided between various authority। अलग अलग अथॉरिटी में पावर को डिवाइड किया जाता है, यूनिट कह सकते हैं, वेरियस यूनिट्स अथॉरिटी को पावर, अलग अलग अथॉरिटी को पावर दी जाती है, ये फेडरलिज्म होता है। चलिए इस टर्म को तो हमने देख लिया कि फेडरलिज्म क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये जो फेडरलिज्म है ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया। देखो कोई भी चीज, कोई भी थियोरी आती है तो उस पर एक इंसान रिसर्च नहीं करता है, अलग अलग इंसान रिसर्च करता है, अलग अलग डिफिनीशन इवॉल्व होते हैं। ठीक उसी तरह से पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, आपको पता होगा, अगर आप ने थोड़ा बहुत पॉलिटी के बारे में जानते हैं आप लोग, तो आप अवेयर होंगे कि पॉलिटिकल साइंस को अलग अलग वे में भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है पॉलिटिकल साइंस का। तो सेम उसी तरह अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी करा और एक लास्ट में जो कंक्लूजन के तौर पे हम मानते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस ने क्लासिफाई किया गवर्नमेंट को 2 चीजों में, फेडरल और एक यूनिटरी में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। देखो पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिर कोई भी साइंटिस्ट होता है ना, अगर जिस चीज पे उसको रिसर्च करना होता है, वो उस चीज को बहुत पहले ऑब्जर्व करता है, उसकी पूरी स्टडी करता है, फिर एक कंक्लूजन देता है। सेम उसी तरह से पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने फेडरल और यूनिटरी को ये डिवाइड करने से पहले गवर्नमेंट को देखा, गवर्नमेंट के नेचर को देखा, गवर्नमेंट किस तरह से रूल करती है और किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसका रिलेशन है, या फिर जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है किसी भी कंट्री को, तो उस हिसाब से उनके रिलेशन कैसे, उनके रिलेशन नेचर कैसे हैं, उस चीज को देखते हुए उन्होंने डिवाइड किया एक फेडरल में और एक यूनिटरी में। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट 2 तरह की होगी, एक यूनिटरी और एक फेडरल। यूनिटरी 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स। देखो यूनिटरी में उन्होंने बताया ना कि एक सपोज है कि ये गवर्नमेंट हो गया, ये जो यूनिट होगी ना, ये इसकी ये हेड होगी, ये इसके सब यूनिट होंगे, ये इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। फेडरल में क्या होगा, यहाँ पे 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। यहाँ पर यूनिटरी में देखो सब यूनिट बता, 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और उसके सब यूनिट, यानी एक ये यूनिट हो गई, इसके अलग अलग यूनिट, यानी सब यूनिट इस टाइप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते यूनिटरी में। लेकिन फेडरल में क्या है ना, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 तो एकदम मस्ट है, 2 जो लेवल है ना एकदम मस्ट है, तभी वो कंट्री फेडरल कंट्री बोला जाएगा। जिसका मन हो वो 3 भी रख सकते हैं, 3 टीयर का भी गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में है 3 टीयर का गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यूनिटरी में ना थोड़ा बहुत अगर देखते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि
जो यूनिटरी है इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस कंट्री पे। लेकिन फेडरल में ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है, और यहाँ पे सुप्रीमेसी होती है किसकी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोथ द गवर्नमेंट आर answerable टू the people in federal system, but in unitary system or unitary, the state government is answerable to the central government। ठीक है, देखो ये जो दोनों गवर्नमेंट है ये पीपल को answerable होती है, यानी इनको जवाब तो पीपल को देना ही देना है। ठीक है, लेकिन जो यूनिटरी सिस्टम है ना, यूनिटरी में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट इज answerable टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कोई भी जवाब यदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मांगता है तो स्टेट गवर्नमेंट ना नहीं कह सकता। ठीक है, उसको स्टेट गवर्नमेंट की बात माननी ही माननी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को स्टेट गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकता। और फेडरल सिस्टम में क्या है ना कि जो ऑर्डर है वो स्टेट गवर्नमेंट को पास नहीं किया जा सकता, बट यूनिटरी गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पास भी करती है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं, तो इंडिया में यूनिटरी तो नहीं है, यहाँ पे हम क्वाजी फेडरल है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट लेट्स सी फर्स्ट इन फेडरल सिस्टम in federal system central government cannot pass the order to state government, but in unitary government central government can pass order। जैसे मैंने बताया था ना कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिटरी में आंसरेबल होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी वो स्टेट को करना है। लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं है। फेडरल में क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ऑर्डर नहीं पास कर सकती कि आपको ये करना ही करना है, स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है ना, सेंट्रल कोई भी ऑर्डर दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट जो स्टेट है ना वो डिनाई नहीं कर सकता कि हम नहीं करेंगे, इसको करना ही करना है। आप देखते हैं की फीचर्स। देखो अगर एक वर्ड दो वर्ड में अगर हम समराइज करते हैं तो फेडरल सिस्टम एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें अलग अलग यूनिट्स होती हैं और उनको पावर दिया जाता है। ये फेडरल गवर्नमेंट की बात हो गई। और फेडरल गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स हैं उनको हम देखते हैं यहाँ पर। देयर आर 2 or more levels और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो लेवल और टीयर बात एक ही हुआ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फेडरलिज्म में ना 2 या 2 से अधिक टीयर की गवर्नमेंट होती है। 2 हमने बताया कि 2 तो एकदम मस्ट है, और 3 भी हो सकता है, ये कंट्री के नीड के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। देखो एक कंट्री में पीपल तो ऐसा तो नहीं है कि एक स्टेट के लिए अलग से लोग आएंगे और एक कंट्री के लिए अलग से लोग आएंगे। एक कंट्री में सेम ही सिटीजन को स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी पीपल उसी लोग पे गवर्न करती है, और जो रीजनल गवर्नमेंट है ये भी उसी को गवर्न करती है। तो एक ही पीपल को ये अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है एक ही लोगों पे, सेम सिटीजन पे। ये सिटीजन अलग डिफाइन नहीं होते हैं, और सबका ना अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन को अगर बोलें तो इनका एरिया, इनका हर एक चीज़ डिवाइड होता है कि हाँ कहाँ पे ये काम करेंगे, इनका कौन सा एरिया है काम करने का, इनका टैक्सेशन, ये टैक्स कहाँ से वो लेंगे लिवाई करेंगे, इनके जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से होंगे, ये कौन कौन से रिसोर्सेज पे अधिकार जमा पाएंगे, ये सारी चीज़ें ना संविधान में लिखी गई हैं। ज्यूरिसडिक्शन इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने बताया संविधान में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि किसका क्या ज्यूरिसडिक्शन है, कितना है, उनकी क्या पावर है, हर चीज़ डिफाइन किया गया है।
The fundamental provision of this constitution cannot be changed by one level of government. देखो, हर एक कंट्री का रूल रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं, कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं, वो किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकता। फेडरलिज्म, कोई भी कंट्री यदि फेडरल कंट्री है ना, तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, वो किसी भी रूल को लागू नहीं कर सकता। ठीक है, जितने लेवल के गवर्नमेंट है ना, वो इन्वॉल्व होते हैं। यानी किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टेट में रूल पास करना है और तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट आके बोल देगा कि अच्छा ये होगा तो फिर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के, परामर्श के या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इन सब का अगर सहमति होता है, यानी इसके लिए अलग से हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर अगर अपर लेवल में आप जाएंगे थोड़ा सा डीप में, तो एक चैप्टर होता है जिसमें हम पूरा बात करते हैं कि क्या क्या इनके फंडामेंटल प्रोविजंस हैं और संविधान को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे सेंट्रल शामिल होगा, स्टेट शामिल होगा या फिर किसमें नहीं होगा। ये सारी चीजें हम डीप में जाएंगे तो पढ़ेंगे डेफिनेटली। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ऐसा नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे फेडरलिज्म है वहां पे कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से कानून नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट, courts have the power to interpret the constitution in powers of the different levels of government. The highest courts acts as an umpire if disputes has arise between different levels of government in the exercise of their respective. देखो, हमारे कंट्री में क्या है, हमारा भी कंट्री क्वाजी फेडरल है। यहाँ आप देखते हैं कि एपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, फिर स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अलग अलग सेशंस कोर्ट्स हैं। तो हर एक कोर्ट का अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, और जो एपेक्स कोर्ट है ना हमारे यहाँ, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। और फेडरल कंट्री में ना एक कोर्ट होता है जो कि उसको आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं या फिर आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। वहां पर वो जो कोर्ट है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट इन द टर्म्स की, आप सपोज दैट कि कोई चीज स्टेट गवर्नमेंट कोई चीज कर रही है, कोई स्कीम ला रही है, लेकिन वो स्कीम संविधान के खिलाफ है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आएगा और बोलेगा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट वहां पे ऑब्जेक्ट करेगा, ऑब्जेक्शन लगाएगा। ठीक है, और जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, आप जानते हैं कि जहाँ पे अलग अलग पार्टी अगर रूल कर रही है, अगर सपोज दैट कि सेंटर में अलग पार्टी रूल कर रही है, स्टेट में अलग पार्टी रूल कर रही है, तो डेफिनेटली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, मैक्सिमम टाइम देखा जाता है। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ना कोर्ट्स को बनाया गया। कोर्ट्स है ना, ये सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, वो एक अंपायर की तरह काम करता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. देखो, जब जुरिस्डिक्शन दिया गया है, अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट को अलग अलग जुरिस्डिक्शन दी गई है, तो डेफिनेटली उनके लिए रेवेन्यू कहाँ से आएंगे ये भी स्पेसिफाइड है। कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। Thus, फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, और इस तरह से हम कह सकते हैं जो फेडरल सिस्टम है इसका उद्देश्य या फिर जो ऑब्जेक्टिव है या एम है वो क्या है, दो है। पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। देखो, ये ना यूनिटी ऑफ कंट्री को प्रमोट करता है। एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और जो रीजनल डाइवर्सिटी होती है ना वो सब को भी एकोमोडेट करता है। ऐसा नहीं कि रीजनल डाइवर्सिटी जहाँ पे उसको बाहर फेंक देगा, भाई तुम हटो, तुम अलग लेवल के हो, तुम अपना अलग प्रैक्टिस करो। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट यूनिटी प्रमोट करता है, उनको एक कहते हैं एक धागा में सबको पिरो के रखता है। ये फेडरल सिस्टम काम करता है बेसिकली।
तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाएं प्लीज। थैंक यू सो मच।